नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कहते हैं ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो जैसे ही वित्त मंत्री मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने पहुंची, ये आभास हो गया कि चुनावी साल वाले बिहार को बसंती चमन वाले बहार की अलग अनुभूति मिलने वाली है। बजट भाषण शुरू हुआ और खत्म होते होते मोटे तौर पर कहें तो और कुछ याद रहा या नहीं, बिहार का बार बार जिक्र हुआ, ये याद रहा। विरोधी तो बार बार बिहार का नाम लेकर योजनाओं का ऐलान करने से ऐसे बिदके कि क्या क्या न कह गए। लेकिन चुनावी साल में नीतीश कुमार की मेहरबानी का पूरा मोल चुकाने का प्रयास होता दिखा। लेकिन फिर भी विपक्ष के बयान और चुनावी साल में जनता के लिए लुभावनी बातों के साथ ही धरातल पर बदलाव के संकेत ही चुनाव में लाभ का संदेश लेकर आएंगे। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बजट में जो मिला वो काफी है क्या? सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीआईए से रामलाल खेतान जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी हैं और कांग्रेस की ओर से अभिषेक कुमार जी हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रामलाल जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बजट में जब बजट भाषण, जैसा कि हमने शुरू में कहा, खत्म होने के बाद एक चीज मोटे तौर पर याद रहा, बार बार बिहार का जिक्र होना, कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, ये जब वो साड़ी पहन के आई तभी लगा कि भाई उनके मन में बिहार के प्रति काफी प्रेम है और बिहार को ध्यान में रख के वो बजट पेश करेंगी और कर रही हैं। और ऐसा ही सामने धरातल पर उतरा। उन्होंने इस बजट भाषण में कई बार बिहार का नाम लिया। उससे बहुत सारे लोगों को इससे जलन भी महसूस हुई होगी और काफ़ी अच्छा उनका सोच रहा। बिहार के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में ध्यान रखा। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसएमई जो है वही हमारे देश की सेकेंड हमारा इंजन है। तो बिहार में चूंकि एक बहुत बड़ी परंपरा और लोगों के दिमाग में है कि भाई यहाँ पर उद्योग नहीं है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। उस क्षेत्र में कोई एक अगर बड़ी उद्योग को वो बिहार में अगर लाते तो उसका एक दूसरा परिणाम होता। एक बड़े उद्योग आने से पीछे कई उद्योग आते हैं जी। लेकिन एमएसएमई को भी बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए जो छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उसमें महिलाएं हैं, युवाओं हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए था। और उसके लिए सरकार के पास ऐसा स्कीम होना चाहिए था कि वो कोई सामग्रियां एक लिस्ट बना के 150 की घोषित करती कि बिहार में इस तरह के जो भी लोग बनाएंगे उनसे केंद्र सरकार खरीद लेगा। तो उससे उद्योग भी लग जाते और उत्पाद भी मिलता और यहाँ की बेरोजगारी की समस्या भी दूर होती। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि वो हर स्तर पर बिहार की मदद के लिए तत्पर नजर आए। क्या जो अब तक मिला है वो पर्याप्त है? हम सुमित जी के पास आखिर में आएंगे। पहले हम अरुण जी से शुरू करना चाहेंगे और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अरुण जी, बीजेपी नेता कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बहुत मिला, लेकिन क्या वाकई बहुत मिला? दीपक जी, देश की वित्त मंत्री मिथिला पेंटिंग का साड़ी पहन के आ गई और उस साड़ी में जो है बजट पेश की, कई बार बिहार का नाम लिया। यही काफी है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और क्या चाहिए बिहार? और तो कुछ चाहिए नहीं। और इतना मात्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, बिहार को विशेष पैकेज मिल गया, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, नए नए उद्योग धंधे लगने की घोषणा हो गई, भागलपुर, पूर्णिया में हवाई जहाज का परिचालन शुरू हो जाएगा, बंद पड़ी चीनी मिल सारी अब खुल जाएंगे। उसी बंद पड़ी चीनी मिल का इधर बिहार आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, क्या पिएंगे? अब क्या चाहिए? अब तो गरीबी, पलायन, भूखमरी सारा खत्म। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार है।
11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एनडीए सरकार को सबसे ज्यादा ताकत बिहार की जनता ने दिया। 2014 में 32 एमपी, 2014 में 32 एमपी, हाँ 2019 में 39 एमपी, 2024 में 30 एमपी। तो बिहार को तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया। अब क्या चाहिए? ये लोग ढोल बजा रहे हैं। अब तो खुशी मनाने की दिन है। ये चुनावी भी वर्ष है, डबल इंजन की सरकार है। तो हमको समझ में नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है रूटीन आवंटन और बजट पर इतना खुश है भाजपाई एनडीए, समझ में नहीं आता है। कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री जी ही तो बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार मांग करते आ रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलनी चाहिए। चलिए, आपका तंज समझ रहे हैं और आपका तंज सही जगह पर पहुंच भी रहा होगा, हम उस पर जवाब भी लेंगे। एक बार अभिषेक जी से भी जान लेते हैं, क्या जो मिला काफी मिला? क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है, और अगर काफी नहीं मिला तो और क्या कमी रह गई? देखिए, सबसे पहली बात है कि झुनझुना दिखाकर और वाहवाही लुटाने, वाहवाही लेने का ये बजट रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि बिहारी साड़ी का ब्रांडिंग हुआ और लगातार जो है वो 8 बार बजट उन्होंने पेश किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं रहा। ये मखाना और आईआईटी पटना का विस्तार, ये सब आई वॉशिंग है, आंखों में धूल झोंकने का ये काम है। जो कि और बिहार का नाम इतना क्यों लिया गया? तो देश की जनता और बिहार की जनता मूर्ख तो नहीं है। बिहार का इलेक्शन है आने वाला, तो ये आईआईटी का जिसे विस्तार, बॉम्बे ऐसी जो जहाँ आईआईटी है वहाँ पर कितने छात्र को नौकरी मिला, पहले ये देखिए। पहले रोजगार जो है वो आईआईटी में बच्चे को नौकरी मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए बनस्पत की बढ़ाने का। तो ये कुल मिलाकर मेरे समझ में लॉलीपॉप भी नहीं था। विशेष राज्य का दर्जा 20 साल से मांग किया जा रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ में रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, अधिकांशता तो साथ ही में रहे हैं, तो वो बीजेपी उस समय विशेष राज्य का दर्जा का भूल जाते हैं और अलग होते हैं, तो फिर उनको याद आने लगता है, घूमते हैं पूरे देश में। तो कुल मिलाकर ये युवाओं, बेरोजगारों, किसान, मजदूर विरोधी बजट है। और हम लोग, ये पता ही नहीं चल रहा है किस तरह का बजट है। चलिए, ये पता नहीं चल रहा है, ये आप कह रहे हैं। इससे पहले कि सुमित जी के पास जाएं, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, अरुण जी ने भी महत्वपूर्ण बात कही, और उसी महत्वपूर्ण बात पर अभिषेक जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पहली बार आरजेडी की ओर से हुई थी और उस समय कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी, उस समय क्यों नहीं पूरा किया गया? नहीं, उस समय पूरा नहीं किया गया। ये विशेष राज्य का जो दर्जा है, ये दोनों लोग एक आपस में गठबंधन हो गया है बढ़िया, कि भाई थोड़ा मांग कभी करो और कभी नहीं करो। तो गठबंधन तो कांग्रेस और आरजेडी का भी है, उससे बढ़िया तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं हो सकता। नहीं, ये सरकार किसकी रही केंद्र में पिछले 11 साल से? नहीं, जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी उस समय की बात हम याद कर रहे हैं। विशेष राज्य की दर्जा जब की मांग जिस समय उठी, तो उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। और आज जो परिस्थिति में बदलाव इतना ही है कि आज आप केंद्र में सरकार में नहीं हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। विशेष राज्य, बिहार की जनता विशेष राज्य की बात पर हमने एक प्रयास किया है कि दर्शकों के सामने स्थिति स्पष्ट हो। अब बजट पर सुमित जी, अरुण जी ने जो तंज कसा है वो आपको चुभा या नहीं? अभिषेक जी ने जो झुनझुना कहा है, आई वॉश कहा है, वो आपको चुभा कि नहीं? और अगर चुभा तो बिहार को पर्याप्त क्यों नहीं मिला? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद, पूरे बिहार के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने स्वर्णिम बिहार की कल्पना और स्वर्णिम बिहार के उद्देश्य के लिए इतना सकारात्मक बजट प्रदान किया। और खास करके मैं एक मिथिला का लोकगीत है उसके माध्यम से कहूँगा कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मोदी जी कमाल सखिया। मोदी जी ने कहीं ना कहीं मिथिला वासियों के सम्मान के लिए, और निर्मला सीतारमण जी ने जो मिथिला वासियों को जो सम्मान दिया, मिथिला की साड़ी पहन करके वो सदन के पटल पे जाती हैं और वैश्विक पटल पे इतना बड़ा बजट, इतना लोक निर्माण को आगे बढ़ाने वाला बजट,
जो बिहार को कहीं ना कहीं स्वर्णिम दिशा देने वाला है, जिसको पूरे बिहार वासियों ने भी देखा और पूरे देशवासियों ने भी देखा। कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, उनको भी इस बात पे जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है मनीष तिवारी जी, उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को ही इतना क्यों प्रदान किया जा रहा है, पूर्व में भी पिछले बजट में भी बिहार के लोगों को ही इतना क्यों प्रदान किया जा रहा है। दूसरे तरफ इनके प्रवक्ता यहां कहते हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मखाना उद्योग आने से क्या होगा। 50,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर कहीं ना कहीं SC ST समाज से आने वाले जो लोग हैं, जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो मखाना उद्योग से जुड़े हुए हैं और मखाना बोर्ड बनने के बाद वैसे लोगों को लाभान्वित होंगे और किसान मजदूर वर्ग जो है मिथिला का, वो लाभान्वित होगा। परंतु इनको समस्या क्या है, वो कृषि राज्य मंत्री थे लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी विशेष राज्य के, जब वो सत्ता में थे तब विशेष राज्य का दर्जा उनको नहीं समझ में आता था, लेकिन आज ये विशेष राज्य की बात करते हैं, ये मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं, मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकने की बात करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पे, किसी दल पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी MSME को आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। MSME मंत्री भी हमारे बिहार के हैं और जीतन राम मांझी जी का ट्वीट भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि विपक्ष को अगर रोना ही है, विधवा विलाप ही करना है, तो कम से कम आंसू पोंछने के लिए खादी के कपड़े का प्रयोग करें, क्योंकि खादी के कपड़े का प्रयोग करेंगे तो खादी उद्योग से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचेगा, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार में बुनकर, खास करके बुनकर समाज की बात करूंगा, 3 लाख बुनकरों को काम मिला। आज जब कपड़ा सेक्टर की बात होती है, टेक्सटाइल उद्योग की बात होती है, और टेक्सटाइल जब आप कोई भी व्यक्ति, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहने वाली बड़ी कंपनी भारत में आकर विनिर्माण क्षेत्र में लगती है, तो उन चीजों पे रिलीफ प्रदान किया गया और वहां भारत के लोगों को प्राथमिकता दी गई, बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी गई। तो ये समस्या है ना बिहार के लोगों के लिए, जिन लोगों ने किया नहीं, जिनके एथिक्स और मोरल वैल्यूज कभी भी बिहार के डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते थे, जिन लोगों ने बिहार का पलायन करवाया, बिहार के युवाओं का पलायन कराया। चलिए, तो ये हिसाब किताब पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि भावनाएं जो प्रदर्शित की गई है केंद्र की NDA की सरकार द्वारा बिहार के प्रति, वो भावनाएं जनता से जुड़ाव का काम करेंगी और क्या ये जुड़ाव चुनाव में मददगार साबित होंगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हम इस बजट में बिहार को जो मिला, क्या वो पर्याप्त मिला, इस पर बात कर रहे हैं। अब बिहार को बजट में क्या पर्याप्त मिला, इस पर हम बात कर रहे हैं और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। एक बार फिर उनका रुख करेंगे, अन्य चीजों की बात बाद में करेंगे, लेकिन बिहार के लिए जो आपदा है, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार वासियों के लिए उस आपदा को कैसे एक अवसर के तौर पर देखा है, उस पर एक चर्चा के दौरान हम छोटी छोटी टिप्पणी जरूर लेंगे। रामलाल जी से शुरू करेंगे। रामलाल जी, कोसी कैनाल एक बड़ा प्रयास है कि एक बड़ी आबादी बिहार की जो बाढ़ से प्रभावित रही है, पूरा इलाका बंजर हो जाता है बाढ़ के कारण, खेती उपजाऊ भूमि होने के बावजूद नहीं हो पाती है, उसे अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास है ये कैनाल प्रोजेक्ट। ये अच्छी पहल है। बिहार करीब करीब हर साल बाढ़ से कहीं न कहीं प्रभावित रहता है और इसकी बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। पिछले बजट में भी इसके लिए प्रोविजन किया गया था और इस बार फिर कहा गया है, इसमें बिहार सरकार की भी जवाबदेही बढ़ जाती है कि इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए। हम घोषणा कर देते हैं, उसको धरातल पे लाने का काम राज्य सरकार का होता है। पहल बहुत अच्छी है, इससे बहुत किसानों को लाभ होगा। काफ़ी बड़ी संख्या में जो वहाँ के जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। तो सोच तो अच्छी है, अब इसको किस तरह से बिल्कुल 50,000 हेक्टेयर भूखंड में सिंचाई की सुविधा होगी, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार के लिए रॉ मटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्री का एक बड़ा स्कोप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभिषेक जी, इस पर क्या सोचते हैं, ये जान लेते हैं। अभिषेक जी। नहीं, इंडस्ट्री का क्या स्कोप मिलेगा, मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि बिहार की 3-4 बार जो बिहार का जिक्र हुआ वो एक लॉलीपॉप थमाने का है, चूंकि बिहार इलेक्शन है और यहाँ से जो छात्रों का जो
बाहर में बिहार के जो शिक्षा स्थिति है, शिक्षा की शैक्षणिक स्थिति है, और जो यहाँ के चिकित्सा का जो स्थिति है, बिल्कुल उस अभिषेक पर- जी, उस उसमें पर- ये भी जोड़ लीजिए ना, बाढ़ के कारण जो इलाके नहीं, में हम तो लोगों ये के बोल रहे लिए हैं कि काम बिहार रोजगार में- कुछ बिहार रहता नहीं है, के वो कारण भी तो पलायन उनके- को मजबूर होते थे, उन्हें भी बाहर ही जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने तो 36 पन्ने का वो केंद्र सरकार को दिया कि भाई बजट में ये होना चाहिए। क्या हुआ उसका क्या हुआ? वो तो माना ही नहीं गया कुछ। कुल 36 चीजें भी गिन के नहीं बताई गई कि आप गिन के ये बता दें कि हाँ 36 चीजें हैं, 36 पन्नों में से 36 पन्नों में चीजें था। आपने 36 पन्नों में तो लाया। कई है ना, वो राजगीर में, भागलपुर में जो हवाई अड्डे का इन लोगों ने मांग किया था, बाढ़ प्रबंधन का किया था, दरभंगा हवाई अड्डे का अपडेट था, हाँ, उसके बाद केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण था। तो 36 पन्ने का तो जो कल ही परसों जो गया वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर का, तो ये फिर वहाँ से तो इनकी बात मानी ही नहीं गई। और एक मखाना जो और आईटी पटना का विस्तार, ये 2-3 चीज बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। और जो उम्मीदें थी बिहार की जनता को कि यहाँ पर जो है किसानों का भी कुछ जो है एमएसएमई तो कितना बंद हो गया और किसानों का ऋण माफ हो, तो ये सब तो हुआ नहीं बिहार का। और बिहार का वही तो मैं कह रहा हूँ कि झुंझुना बजाकर जो है और इसका श्रेय लूटने का काम किया जा रहा है इस बजट में। चलिए अरुण जी क्या सोचते हैं ये भी जान लेते हैं। अरुण जी, आपदा को अवसर में बदलने का एक प्रयास कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है, क्या वाकई ये इतनी बड़ी बात होगी बिहार के लिए आने वाले समय में? नहीं, इसको समझने की जरूरत है दीपक जी। और जो भी जिस बातों का आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो मोटा मोटी कह सकते हैं रूटीन आवंटन है। बिहार भी देश का हिस्सा है, इसको विशेष रूप से सहायता, विशेष रूप से सहयोग और विशेष कुछ बिहार के लिए नहीं कह सकते। हाँ, बिहार के लिए विशेष तब कहते कि या विशेष पैकेज की घोषणा हो जाती, या जो बिहार का डिमांड है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते थे बिहार आकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, या फिर फिलहाल पिछले ही दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 32 पेज का जो है मांग पत्र भेजा, खत लिखकर 1.5 लाख करोड़ सहायता राशि मांगी, उसको भी अनसुना करने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है और देश में यह तीसरा स्टेट है, सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट, और यहाँ सबसे अधिक 60% से अधिक युवा है। युवाओं के लिए कहाँ कुछ है? ठीक है, मखाना बोर्ड बनाने की आपने जिक्र की है तो अच्छी पहल है। ये तो 11 साल के बाद आपका ध्यान ही तोड़ गया है। ऐसा 11 साल से आप केंद्र में हैं, बिहार में 18 साल से एनडीए की सरकार है, यहाँ तो कई तरह के अवसर तलाशे जा सकते थे। मखाना ही क्यों, केला, लीची और उसके बाद मक्का भी आधारित उद्योग, आज तक कहाँ कुछ हुआ। अब दंड परी चीनी मिल जो आपने कहा था हम चालू करेंगे चंपारण का, चलिए इस बात को हम याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भागलपुर आ रहे हैं, तो वहां जो बंद पड़े चीनी मिल हैं उनसे चीनी लेकर चाय के स्वाद के साथ चुस्की लेने की बात उन्हें याद रहती है या नहीं, और नहीं रहती है तो हम याद दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार का विपक्ष बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि जनता से जुड़ा ये मामला है, इसे संज्ञान में लें और अपने वादों को पूरा करें। सुमित जी, वादे तो हो जा रहे हैं, पूरा होगा इसकी क्या गारंटी? देखिए मनीष जी, आपने जो विषय उठाया कोसी नदी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार के विषय में जब आप देखेंगे ना, तो हिमालय के विस्तार क्षेत्र को आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, दून हिमालय, और उसके बाद तराई का क्षेत्र आता है। उस तराई के क्षेत्र में बसा हुआ है बिहार, जहाँ हजारों नेपाल से आने वाली नदियाँ, पहाड़ से आने वाली नदियाँ, जो थोड़ी भी बारिश अगर पहाड़ों पे होती है तो बिहार के तराई क्षेत्रों में बाढ़ लाने का काम करती है, जिसके लिए लगातार प्रयास जो है हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, और उन चीज़ों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। जब कोसी नदी के बारे में बात होती है तो कोसी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, 7 नदियों का वो जाल है, जहां सुन कोसी, इंद्रावती, तम्मा कोसी, अरुण, तांबर, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, और जो अपना प्रवाह क्षेत्र बदलते रहती हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे
कि बिहार की सरकार लगातार नदियों के सामने भी झुकती नहीं है, चुनौती मानते हुए और लड़ने का काम करती है, आम जनता को बचाने का काम करती है और कहीं ना कहीं उन चीजों को भी साधन में परिवर्तित करने का काम करती है। आज बिहार में ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ, किसके काल में हुआ, यह भी देखने की बात है। गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने के बाद लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो रोजगार प्राप्त होगा उस पर भी बात करनी चाहिए। चमड़ा उद्योग में 1,10,000 लोगों को जो रोजगार देने की बात हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। जिन लोगों ने बिहार को अशिक्षा के गर्त में रखा, क्यों अशिक्षा के गर्त में रखा? क्योंकि अशिक्षा रहेगी तो सवाल खड़े नहीं होंगे। हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि शिक्षा रहेगी तो सवाल खड़े होंगे। सवाल होना चाहिए, सकारात्मक सवाल होना चाहिए। सत्ता में कोई भी बैठा हुआ उससे सवाल होना चाहिए। लेकिन मांग तो केंद्रीय विद्यालय की भी थी ना सुमित जी। केंद्रीय विद्यालय में प्रारंभिक और माध्यमिक के बाद ही तो उच्च स्तर में आईआईटी में पढ़ने बच्चे जाएंगे। देखिए दीपक जी, आईआईटी और अन्य क्षेत्रों की भी बात करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यही है वादा भारतीय जनता पार्टी का और इसी नैतिक उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिहार वो भूमि है जिसने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लिच्छवी गणराज्य को हम भूल गए क्या? हम उस पीढ़ी से आते हैं, हम रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा से आते हैं, हम उस जयप्रकाश नारायण की परंपरा से आते हैं जिन्होंने कहा, जिन पर बात कही गई है कि जयप्रकाश है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का। तो जिसने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसने कहीं ना कहीं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आज उसी बिहार को पलायन की धरती जिन लोगों ने बनाया था, विगत कुछ वर्षों में आप देखें हमने किस तरीके से उस बिहार को सजाने संवारने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने जाल बिछाने का काम किया सड़कों का, ताकि बिहार की मूलभूत चीजों को हम सुदूर क्षेत्रों में भेज सके। अभी अरुण जी आरोप लगा रहे थे कि लीची की बात क्यों नहीं करते हैं। अरे आप भूल गए, लीची को भी जीआई टैग प्रदान करने का काम हम ही ने किया है। भागलपुर की बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने का काम हम ही ने किया है और इस प्रकार का जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान करने का काम हम ही ने किया है, जिसके बाद उसके रेट्स बढ़े हैं। उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे प्राप्त हो रहे हैं। इससे क्यों छाती पे सांप लौटते हैं? मुझे तो इस बात पे कहीं ना कहीं दुख होता है कि बिना होमवर्क किए हुए जब तेजस्वी जी इस प्रकार की बातें करते हैं तो हमारा विपक्ष कैसा है ये भी समझने की बात है। अगर हमारा विपक्ष भी शिक्षित होता, अगर हमारा विपक्ष भी सकारात्मक दिशा में बात करता तो निश्चित रूप से मैं उस विपक्ष का स्वागत करता। परंतु बिना जानकारी के और बिना लोगों के जो लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उसकी समझ बूझ के बगैर, अभी ये कह रहे थे कि आर्थिक पैकेज दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। भूल गए, पिछले ही 6 महीने पहले तो हमने 50,000 करोड़ का पैकेज दिया था। और जो लोग कहते हैं चीनी मिल की बात करते हैं, भैया ये भी जान लीजिए उसी चीनी मिल का किसके समय में बंद हुआ था? यही राजद के सरकार में बंद हुआ था ना। और उसी चीनी मिल का लोहा गला किन लोगों ने बेचने का काम किया था? यही राजद के लोगों ने किया था ना। उसी चीनी मिल के सुपरवाइजर का किडनैपिंग किसने किया था? यही राजद के लोगों ने किया था ना। तो कहीं ना कहीं इस परंपरा से बाहर निकलिए, शिक्षित बनिए और शिक्षा का प्रसार कीजिए। बुद्ध की धरती है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक जी जल्दी से। जो 50,000 करोड़ का जो पैकेज मिला वो तो इनाम था जदयू और भाजपा की सरकार बनने का। कम से कम आप मान रहे हैं कि इनाम ही मिला है, साथ में सहयोग करने का और सरकार को समर्थन देने का इनाम मिला है 50,000 करोड़ का, ये तो कम से कम आप मान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो रामलाल जी से थोड़ा विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए ताकि केंद्र ने जो कुछ भी दिया है उसका भरपूर लाभ लिया जा सके, या जो नहीं दिया है उसका भी कैसे लेने का प्रयास किया जा सके। रामलाल जी के पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब बिहार के किसानों को किस तरह से लाभ लेने के लिए जुट जाना चाहिए बजट का, वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं। किसान, कामगार और उद्योग के लिए, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो या फिर बड़े उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत व्यवसायी हों, वो किस तरह से इस बजट से भरपूर लाभ ले सकते हैं। रामलाल जी, किसानों से शुरू करें। एक किसान या कोई भी लाभ अगर उसको लेना है, मिलना है, तो उसमें राज्य सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको राज्य सरकार को कराना है। तो जो भी इसकी बाधा है, जो भी इसके गुण अवगुण है, उन सब को तालमेल कर करके जो जिसको इसका लाभ मिलना है उनको सहायता हर तरह से करनी चाहिए, जिससे कि उनको किसी तरह की लाभ उनको पहुँचे
और जो केंद्र सरकार जो मदद कर रही है वो सिर्फ बजट के माध्यम से ही मदद नहीं कर सकती है, वो आगे भी आने वाले दिनों में मदद कर सकती है। जैसे बिहार के या अन्य देश में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है, और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में सबसे बड़ा साधन होता है लैपटॉप। लैपटॉप आज देश के अगर हर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए सस्ते दरों पर, उसमें अनुदान देकर मुफ्त में, उससे शिक्षा में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होगा। लोग शिक्षित होंगे तो उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, इनोवेटिव आइडिया आएगा। सरकार ने भी एक बहुत बड़ा बजट बनाया है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस देश में, उससे भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे नए नए विचार लोगों के पास आते हैं और उसका फायदा पूरे देश को मिलता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो अभी सरकार ने कहा है कि भाई हम कैंसर के रोगों के लिए उपाय कर रहे हैं, वो रोग होते क्यों हैं इस पर ध्यान देखना चाहिए। आज सबको मालूम है कि तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है, सरकार उन जैसे उद्योगों पर पूर्ण रोक क्यों नहीं लगाती है जिससे कि कैंसर हो ही नहीं। हम उसकी दवा का उपाय कर रहे हैं, उसको जड़ से ही समाप्त करना चाहिए। इस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है और ये एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकदम जरूरी है कि केंद्र सरकार यहाँ एक बड़े घरानों को लाए, और अगर किसी कारण उनको उसमें कोई असुविधा है तो जो यहाँ छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की पॉलिसी केंद्र सरकार बनाए। और आगे जो बात कभी कभी होती है अक्षय ऊर्जा की, उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन उसको कंपल्सन होना चाहिए और राज्य सरकारें उसमें अनुदान देती है। केंद्र सरकार को भी इसमें अनुदान देके आगे आने वाले 20 साल के लिए इस पर आवश्यक कदम उठाना चाहिए। दूरगामी होगा तो अच्छा होगा, और ये जो अच्छी बातें आती हैं उनको सभी दलों को राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के अप्रिसिएशन करना चाहिए। अच्छी बातों को तो सभी को मानना चाहिए और मिलजुल कर। रामलाल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, आप अभी जो शुरू में कह रहे थे कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि आप इन क्षेत्रों में निर्माण करें, मेड इन इंडिया को भी उससे बढ़ावा मिलेगा और उद्योग लगाएं और फिर हम उसे बाजार तक पहुंचाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि बिहार के लिए अगर एमएसएमई या फिर बड़े उद्योग भी लगाने हो तो बेहतर जगह बिहार के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? क्योंकि बिहार बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ की जो आबादी है, ये बिहार एक हब बन कर रह गया है माल बेचने के लिए। यहाँ जरूरत है उन चीजों का उत्पाद होने के लिए। यहाँ उत्पाद करने के लिए केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका होती है कि राज्य सरकार के पास समुचित बजट नहीं होता है, उसे बड़ा बूस्टर डोज देने के लिए केंद्र सरकार का महत्व बढ़ जाता है। वो पूरे देश के गार्जियन हैं, सबको पता है कि बिहार पिछड़ा है, तो पिछड़े को जब तक आप कुछ बूस्टर डोज नहीं देंगे जब तक वो आगे नहीं आ पाएगा। तो इसमें यहाँ सबसे जरूरी है यहाँ उद्योग लगे, जो लोग यहाँ से बाहर गए वो यहाँ के काम ढूंढे। यहाँ के जो युवा हैं उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको सरकार सपोर्ट करे, हर तरह से सपोर्ट करे, और जो आदमी माल बनाता है उसका अगर माल बिक जाता है तो उत्पाद बढ़ता है। तो केंद्र सरकार की ही इसमें भूमिका हो सकती है कि वो आइटम्स चिन्हित करें, 150 ऐसा शुरू किया जाना चाहिए जिसका चेन रिएक्शन हो और फिर वो आगे कड़ियां जुड़ती जाए और फिर निर्माण से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था बिहार में वो संभावना है, उन संभावनाओं का भरपूर दोहन किया जाना चाहिए। और अब ऐसे में अगर नाम लेकर कहें तो जीतन राम मांझी की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें वो मंत्रालय मिला है जिसे संभवतः इस बार बहुत बड़ा बजटीय आवंटन किया जा रहा है, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा अगर जीतन राम मांझी बिहार के लिए लाने में कामयाब रहते हैं तो ये उनके राजनीतिक कैरियर की बड़ी उपलब्धि के तौर पर याद रखी जाएगी। चलिए हम इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और अरुण जी से समझने का प्रयास करते हैं कि अरुण जी, बिहार में संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर सियासत भी होती रही है, होनी भी चाहिए, पक्ष और विपक्ष को लड़ना चाहिए लोगों के हित के लिए। लेकिन अब जब कोशिश हो रही है कुछ बेहतर करने की तो वो कोशिश होती नजर आ रही है क्या? देखिए दीपक जी, अभी हम अपने साथी को सुन रहे थे, बूस्टर डोज की बात कर रहे थे। राज्य सरकार कई जो तरह की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है, बिहार पिछड़ा स्टेट है, यही तो लगातार बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बिहार को चाहते हैं, सही
रूप से प्रगति के पथ पर दौड़े तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है और पूरे बीमारी का इलाज इसी में है। आप सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे तो संभव नहीं है। और सच्चाई यह है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार का विकास चाहती ही नहीं है। कैसे डेवलपमेंट होगा? सब तरह की बात अभी हमारे साथी बोल रहे थे, कैसे संभव है? कैसे पलायन रुकेगा? कैसे बेरोजगारी रुकेगी? बिहार की जो हालात 20 साल से बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कहते हैं, 2005 का पहले का जिक्र करते हैं, आरोप लगाते हैं राजग शासनकाल पर। अरे भैया 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। आप जो वादा करते हैं उसे जमीन पर क्यों नहीं उतारते हैं भाई? चाहे विशेष राज्य की दर्जा की बात करिए, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा देने की बात करिए, चाहे बंद बड़ी चीनी मिल चालू करने की बात करिए, चाहे भागलपुर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने की बात करिए, ये सारे प्रोमिस तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने किया है, उनके मैनिफेस्टो में है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आपने कही थी, 22 तक किसानों की आय 2 गुना करने की बात कही थी, 22 तक तब गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की बात कही थी, विदेशों से काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देने की बात कही थी। कहाँ चला गया? सवाल तो यहाँ है, मेरा डिमांड कुछ नहीं है। आप जो प्रोमिस करते हैं उस प्रोमिस पर खरा क्यों नहीं उतरते हैं? ये तो आपका ही डिमांड मैं बता रहा हूँ। आपने जो बिहार की जनता से प्रोमिस किया तो कैसे बिहार डेवलप करेगा? बिल्कुल, कैसे करेगा? जवाब ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया जनता ये सीधा साधा। अरुण जी के कहने का मतलब भावार्थ इस तरह से कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बिहार की यशस्वी जनता को कि विकसित भारत का संकल्प क्या होता है। विकसित भारत के संकल्प के साथ आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विकसित भारत का संकल्प कहता है कि गरीबी रहित जीवन और स्किली डेवलप्ड भारत, किसानों का प्रोडक्शन जो है वो आगे बढ़े और आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके बाद लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों की बात होगी तो मैं डाटा के साथ बात करूंगा। आप ये बताइए कि लगातार जो लोग जब सत्ता में थे तो ये लोग चीन से खिलौना खरीदने की बात करते थे। खिलौना बनाने में कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी लगता था भैया? बिहार के जो लोग हैं और देश में जो खिलौना सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं, वो छोटे मोटे बांस के खिलौने बनाते थे, लकड़ी के खिलौने बनाते थे। हम मेलों में जाते थे तो वही लकड़ी के खिलौने से खेल करके हम पले बढ़े हैं और उसी लकड़ी के खिलौने को बंद करने का काम इन लोगों ने किया था। आज जब हम उसी को डेवलप करने की बात करते हैं और ग्रामीण सेक्टर से आने वाले जो लोग हैं उनको फलीभूत करने की बात करते हैं तो इसमें समस्या कहां आ जाती है? इसके अलावा मैं सिर्फ एक चीज और बताऊंगा कि आखिर कब तक कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग रोना रोएंगे भैया? मैं तो मिला था कुछ दिन पहले ही आदरणीय वित्त मंत्री जी से और मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग तो एक, जब आपको इतनी ही चिंता थी बिहार की तो एक 10 सूत्री मांग जो है वो कम से कम मांग ही रख देते भैया, लेकिन आपने मांग भी नहीं रखा और जब मौका मिलता है तो विरोधाभास वाली बातें करते हैं। मैं एक इतना कहूंगा कि आज मध्यम तबके से आने वाले लोगों के लिए जो स्वर्णिम बजट केंद्र की सरकार ने पेश किया, ग्रामीण सेक्टर से आने वाले लोगों के लिए स्वर्णिम बजट ये केंद्र की सरकार ने पेश किया। आज जब गरीब हॉस्पिटल जाता है तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि इलाज के लिए दवा कहां से आएगा। वो आयुष्मान कार्ड लेके पहुंचता है और उसी आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए वो खर्च करके अपना इलाज करवा सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात सस्ता खनिज, चमड़ा, दवा तथा मोबाइल एलईडी की बात होती है, अक्षय ऊर्जा की बात होती है, तो
तो इन सभी चीजों को उन्नत करने के लिए हमने काम किया। ऊर्जा सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे साथी ने कहा कि अक्षय ऊर्जा की बात की। अक्षय ऊर्जा के लिए लगातार हमारे मंत्री, आपने देखा कई बार आपने बयान भी सुने होंगे कि आदरणीय नितिन गडकरी जी का, कि किस तरीके से अक्षय ऊर्जा के लिए वो काम कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किस तरीके से जो कारें हैं उनको संचालित करने की बात होती है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनको अक्षय ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात होती है, और किस तरीके से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2014 से पहले देश में कितने थे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश में कितने बने 2014 के बाद, जब उड़ान योजना और उड़ान 2.1 योजना के तहत छोटे शहरों से छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया। तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी तो बिल्कुल इस पर हम चर्चा को कर रहे हैं। लेकिन सुमित जी, एयरपोर्ट से बिहार में कई जिलों में कई जगहों पर एयरपोर्ट्स की बात कही गई थी और वो बातें हवाई ही रह गई, धरातल पर कुछ होता दिखा नहीं है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। सवाल आज बजट पर है और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। अभिषेक जी, चर्चा के दौरान कुछ बातें रह गई थी, आप क्या कह रहे थे? एयरपोर्ट की जो बात हुई जी, बिहार एक ऐसे भी आर्थिक रूप से तो कमजोर पिछड़ा राज्य है ही, और यहाँ पर एयरपोर्ट की जो लोग बात करते हैं, एयरपोर्ट तो खुल जाएगा, पिछली घोषणाओं का भी क्या पता क्या हुआ। लेकिन इतना फेयर वो यहाँ देखिए, अभी कुंभ मेले में ही यहाँ 30 और 35 हज़ार रुपया, ये तो बेवकूफ़ बनाने का है। और दूसरी चीज़, कोविड और जो नोटबंदी और जीएसटी के बाद एक स्थिर आय हो गई है अधिकांशतः भारतीय आम नागरिक की। स्थिर आय से ये जूझ रहा है देश, तो उस पर आप जो है वो 2047 स्थिर आय वाला भारतीय 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, जिसे टैक्स फ्री करने की बात कहते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में खूब तालियां बजवाई। तालियां बजाते रहे। विकसित भारत की परिकल्पना 2047 तक कैसे किया जा सकता है? विकास दर इतना नीचे है। हाँ, ये 22 साल लगातार जो है वो कम से कम 8-8.5% विकास दर होना चाहिए, तब विकसित भारत की परिकल्पना की जा सकती है। तो आज तो लोगों की जेब से निकल रहा उनका गाढ़ी कमाई है। और अंततः मैं यही कहूंगा कि बजट का भाषण जो है सिर्फ रटी रटाई है। चलिए, वो सिर्फ कागज पे जो मिला वो पढ़ दिया गया। अरुण जी, क्या कहेंगे? दीपक जी, हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि 11वें साल में ये जो बजट है, 11 साल से एनडीए की सरकार है और लगातार बिहार की जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, उनके साथ सोचेला व्यवहार करने का काम किया। और अरुण जी, लेकिन किसी को ठगना एक बार संभव होता है, दूसरी बार में बहुत समझदार ठग होता है तो वो दूसरी बार भी ठग लेता है, लेकिन तीसरी बार भी ठग लेना ये समझ में नहीं आया। आपने चर्चा के दौरान शुरू में ही ये आंकड़ा दिया कि 14 में 32 सांसद, 19 में 39 सांसद जब पहली बार ठगे जाने का एहसास हुआ, उसके 5 साल बाद और संख्या बढ़ाकर सांसद देते हैं, 39 एक मिस हो जाता है और फिर 24 में 30 सांसद दे रहे हैं। तो बार बार ठगे जाने वाला व्यक्ति इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? दीपक जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की राजनीति नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, गरीबी की बात नहीं करती, पलायन की बात नहीं करती। ये वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे। काम से इनको क्या मतलब है? हाँ, काम आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 1 में राष्ट्रीय जनता दल के 22 सांसद थे और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और उस समय अपने दम पर और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के सहयोग से 144 करोड़ रुपए की सहायता राशि बिहार को दिलाने का काम किया। बिहार में नीतीश जी की सरकार थी और वहीं 3 रेलवे फैक्ट्रियां भी, जिसके कारण सड़कों का जाल बिछा, रेल का डेवलपमेंट हुआ, मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे काम हुए, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में। तो उसके बाद बिहार में हुआ कहाँ कुछ? वही उसके बाद बिहार में 15-20 साल कुछ नहीं हुआ। सुमित जी, अब कुछ नहीं हुआ है, अब कुछ होने की संभावना दिखाकर ये कोशिश है कि आपकी बिहार में चुनाव में बढ़त बनाई जाए।
बजट कुछ नहीं। देखिए दीपक जी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिहटा से उदाहरण दूंगा कि बिहटा के आसपास के क्षेत्रों में, यही पटना में हम बैठे हैं और बिहटा के आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्या कभी किसी व्यक्ति ने कल्पना की थी क्या कि मरीन ड्राइव जिस तरीके से बनाया गया, दीदारगंज तक सीधा आप एक कोने से पटना के दूसरे कोने तक चले जाते हैं, और वो भी बिना रुके हुए, बिना किसी बाधा के और सीमित समय में, कम समय में। और उसी रास्ते को आप आगे देखेंगे कि बक्सर तक जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। पटना में मेट्रो आ गया, और इसके अलावा अगर बात होती है न्यूक्लियर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा की, तो इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्र जो है वो आगे तरक्की कर रहा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहूंगा कि अटल जी ने कहा था, और खास करके बिहारियों के चरित्र पर फिट बैठता है, कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बैठी यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते पावक बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम कदम मिलाकर के चलने की बात करते हैं, हम पीछे नहीं छूटे किसी से भी। चलिए देखते हैं लोगों कि ने कौन लालटेन पीछे नहीं युग में छूटता है डालने और की इस का कदम कोशिश ताल के किया, साथ लेकिन हम कौन आगे बढ़ता जाता कदम है। मिला करके चलने का काम करते हैं, और आज बिहार स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं आरजेडी का तंत्र जो है ये बौखलाया हुआ है। और ये कह रहे थे अभी सौतेला व्यवहार की बात कर रहे थे, अरे सौतेला व्यवहार तो अपने पार्टी में एक नेता के साथ कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि आज हम मुद्दा जो है, सियासत पे फिर कभी बात आज कर मुद्दा लेंगे। जो है हम विकास चलिए, का है। समय कम है, रामलाल खेतान जी के पास चलते हैं। और जैसे स्वर्णिम बिहार की बात हो रही है, उस स्वर्णिम बिहार में जब गहनों का निर्माण किया जाएगा, तो उन गहनों को निर्माण करने वाले ये सोनार जो होंगे, हम इंडस्ट्रीज के तौर पर अगर देखें तो उन इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन में कौन कौन लोग हैं और वो किस तरह से इस बजट के बाद रिएक्ट करते नजर आए हैं, रामलाल जी से वो जानना चाहेंगे। और उससे एक झलक मिल जाएगी कि आने वाला समय बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कैसा होने वाला है। रामलाल जी, आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन BIA के और लोग जो बजट सुन रहे थे, या फिर चैम्बर के और सदस्य जो बजट सुन रहे थे, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, संपर्क हुआ होगा। इस बजट को किस तरह से उन्होंने सुनने के बाद रिएक्ट किया? देखिए, सभी जो व्यापारिक वर्ग हैं उन लोगों ने इस बजट को सराहा है। और जो आदमी की अपेक्षाएं होती हैं, जो मांग होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। और मांगा उसी से जाता है जो देने में सक्षम है। और चूंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो यहाँ असीम संभावनाएं हैं कुछ काम करने के लिए, और उसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है, चूंकि वो पूरे देश का गार्जियन है। तो उनको इस पर सोचना चाहिए कि यहाँ कैसे हम जल्दी इसको आगे लाएं। जो पीछे है उसको धीरे धीरे अगर हम लाएंगे तो वो पीछे ही रहेगा। जब तक उसको कैसे किया जाए, ये हमारे जनता का काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि कैसे हमें सब तरह की सुविधाएं मिले। और राजनीतिक जो भी दल हैं उनको राजनीतिक स्तर से उठ करके बिहार के विकास के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को किसी भी कार्य के लिए मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। बिल्कुल। और गिर कर ही उठने का नाम है जिंदगी, और इस जिंदगी की जंग बिहार के लोग लड़ रहे हैं। बिहारी होने की जो बात है, बौद्धिक रूप से वो एक खुशनुमा एहसास है कि आप बिहारी हैं, तो बौद्धिक रूप से आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। अब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी उस बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ें, ये प्रयास है। और जैसा सुमित जी ने कहा कि कदम ताल मिलाकर चलने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार कितनी रफ्तार दे पाती है बिहार को, चूंकि चुनावी साल है, तो कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके चुनावी लाभ के उद्देश्य के साथ घोषणाएं कर दी गई है और धरातल पर उतारते उतारते दिन बीत जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद यही करते हैं, बिहार की जनता यही उम्मीद करती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामलाल खेतान जी, अभिषेक कुमार जी, सुमित शशांक जी और अरुण यादव जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।